जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कई सारे एग्ज़ाम हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम भी क्लासेज स्टार्ट किए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भारत का संविधान कैसा है। कैसा है का मतलब, इससे पिछले वाली क्लास में हम पढ़े थे कि भारत मतलब लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान क्या होता है और संघात्मक संविधान क्या होता है। इन सारे चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा था। एकाध पॉइंट थे जहाँ मतलब हमने उसको मेंशन नहीं कर पाया था यहाँ पे, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। बाकी ये देखेंगे कि भारत का संविधान कैसा है, सैद्धांतिक रूप से कैसा है, वास्तविक रूप में कैसा है, जैसे कि एकात्मक है कि संघात्मक है कि दोनों का मिला जुला लक्षण दिखा रहा है, कैसा है, इस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने टॉपिक ही डाला है कि भारत का संविधान कैसा है, उससे पहले हम जानेंगे कि परिसंघ क्या होता है और संघ क्या होता है। फिर आएंगे कि भारत का संविधान कैसा है और कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कुछ संविधान के जानकार लोगों के हैं जो कि भारत के संविधान के बारे में बोले गए हैं, तो उस स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे कि हाँ उन्होंने क्या कहा है भारत के संविधान के रिगार्डिंग। तो अब देखिए परिसंघ क्या होता है। तो परिसंघ से, जैसा कि शब्द से ही है कि परिसंघ मतलब इससे कुछ चीजें ये क्लियर हो रही है कि कुछ चीजों का संघ है ये, तभी इसको परिसंघ बोला गया। संघ तो है, ठीक है। तो परिसंघ में होता क्या है कि परिसंघ में जैसे मान लीजिए बहुत सारे राज्य हैं, स्वेच्छा से आपस में मिल गए और एक देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि रक्षा और विदेश मामले जो होते हैं वो परिसंघ के पास होते हैं, यानी केंद्र के पास होते हैं, और बाकी सारे अधिकार किसके पास होते हैं, राज्य के पास होते हैं। बाकी सारे अधिकार जो हैं वो राज्य के पास होते हैं। तो अगर इस प्रकार से किसी देश की संरचना है तो उसको परिसंघ बोला जाएगा। लेकिन इसमें देखा क्या जाता है कि ज्यादातर अधिकार जो हैं वो राज्यों के पास है, बस रक्षा और विदेश जो अधिकार है, रक्षा और विदेश अधिकार, वही केंद्र के पास होता है, अर्थात परिसंघ के पास होता है, और सारे अधिकार राज्यों के पास होते हैं। तो इसमें डर क्या रहता है कि अगर मान लीजिए स्वेच्छा से आपस में जुड़े हैं तो ये स्वेच्छा से जा भी सकते हैं, तो देश के टूटने का मतलब समस्या इसमें देखने को मिलती है कि देश टूट भी सकता है अगर जुड़ा है। तो राज्यों को मिला के अगर स्वेच्छा से देश का निर्माण किया गया है तो वहां पे देखने को मिलता है कि केंद्र की जो पकड़ होती है वो राज्यों पे कमजोर होती है, क्योंकि अधिकांश शक्तियां जो है वो परिसंघ पे नहीं होती है बल्कि राज्यों के पास होती है। इस वजह से इसमें जो केंद्र का पावर होता है वो राज्यों की कंपेयर में वीक होता है या कम होता है। इस वजह से परिसंघ एक हिसाब से देखा जाए तो सफल नहीं माना जाता है। अब फिर बात आती है कि संघ क्या है, ठीक है। तो संघ में क्या होता है कि संघ परिसंघ का ही एक प्रवर्धित रूप है, अर्थात प्रमोटेड वर्जन है, अर्थात कह सकते हैं कि परिसंघ का ही एक संशोधित रूप क्या है, संघ है। इसमें भी राज्यों का क्या होगा, इसमें भी राज्य, कई सारे राज्य मिलकर देश का निर्माण करेंगे, लेकिन इसमें जो अधिकार होते हैं, केंद्र को जो अधिकार होते हैं, संघ को जो अधिकार होता है वो परिसंघ की तुलना में ज्यादा होता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, संघ बोला जाता है। जैसे कि अमेरिका भी क्या है, एक संघ ही है, उसमें राज्य स्वेच्छा से मिलकर और देश का निर्माण किए हैं। जैसे कैलिफोर्निया प्रांत हो गया और बहुत सारे प्रांत हुए, तो वहां पे देश का निर्माण किए हैं। तो अगर सबसे पहली बार संघ कोई बना या संघ की अवधारणा आई तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आई, क्योंकि सबसे पुराने अगर संघ की बात की जाती है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से ही है सबसे पुराना संघ।
ठीक है। तो ये रहा परिसंघ क्या है और संघ क्या है। अब भारत के संविधान की बात आती है कि भारत का संविधान है आखिर में कैसा। तो देखिए, भारत के संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एकात्मक और संघात्मक इन दोनों चीजों को हम आपको बता चुके हैं कि एकात्मक के लक्षण क्या है, संघात्मक के लक्षण क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है इसमें एकात्मक लक्षण भी दिखते हैं और संघात्मक लक्षण भी दिखते हैं। देखिए, लिखने को तो भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत का संविधान क्या है, संघात्मक है, ये लिखा गया है। लेकिन वास्तविक रूप से जब हम देखते हैं तो एकात्मक लक्षण भी दिखते हैं और संघात्मक लक्षण भी दिखते हैं। तो वास्तविक रूप में भारत क्या है, एकात्मक और संघात्मक का मिला जुला रूप ही है भारत का संविधान जो है। लेकिन रियल में मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो मिला जुला स्वरूप है भारत के संविधान का, ना तो पूरा एकात्मक है ना तो पूरा संघात्मक है। लेकिन लिखा गया है जो सैद्धांतिक रूप से संविधान में हमारे लिखा गया तो वहां पे यही लिखा गया कि भारत का संविधान संघात्मक है, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा में इसको देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के रिगार्डिंग में कुछ ऐसे संविधान के जानकार लोग हैं जिन्होंने टीका टिप्पणी की है कि भारत का संविधान कैसा है। तो केसी वियर ने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक किसने माना है। इस प्रकार से चाहे मतलब किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के ये पूछ ही देता है कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, ये स्टेटमेंट या ये वक्तव्य किसका है। तो केसी वियर साहब ने कहा था कि भारत का संविधान कैसा है, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाएगी तो बात आती है कि सहकारी संघवाद नाम किसने दिया था भारत के संविधान को। भारत के संविधान को सहकारी संघवाद नाम किसने दिया था, तो जी ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन करके एक संविधान के जानकार हैं। उन्होंने भारत के संविधान को सहकारी संघवाद कहा था, सहकारी संघवाद कहा था, ठीक है। तो यह भी पूछता है कि सहकारी संघवाद की अवधारणा जो कि भारत के संविधान से रिलेटेड है किसकी विचारधारा है। तो मतलब कैसे भी घुमा फिरा के ये पूछ सकता है। तो वहां पे किसकी है, जी ऑस्टिन की है, ग्रेनविल ऑस्टिन की है। उसके बाद आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने भारत के संविधान को बताया कि केंद्रीकरण के साथ साथ संघ है, ये केंद्रीकरण के साथ साथ संघ है, मतलब कि एकात्मकता की भावना के साथ ये संघात्मक है। उनके कहने का मतलब ये था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि केंद्रीकरण के साथ संघ भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में किसने बोला है। तो जेनिंग्स हो गए। उसके बाद जब बात आएगी कि सहकारी संघवाद किसने कहा है भारत के संविधान को, तो ग्रेनविल ऑस्टिन हो गए। उसके बाद जब बात आएगी कि भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा है, तो केसी वियर हो गए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम लिखित संविधान और अलिखित संविधान पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो वहां पे हमने तो सारी चीजों को डिस्कस किया था। एक पॉइंट मेंशन करना हमने वहां पे भूल गया था कि उदाहरण कौन कौन से हैं लिखित के और अलिखित के। तो लिखित में आप जैसे देख लीजिए कि यूएसए का संविधान हो गया, भारत का संविधान हो गया, श्रीलंका का संविधान हो गया, जापान का संविधान हो गया। ये सारे जो उदाहरण है वो लिखित संविधान के उदाहरण है। जबकि वहीं पे अगर अलिखित संविधान के उदाहरण की बात अगर आएगी तो वहां पे हम देखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, उसके बाद कनाडा हो गया, फिर इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये सारे देशों का जो संविधान है वो अलिखित में आता है। फिर अगर एकात्मक संविधान की बात करेंगे, किस देश का संविधान एकात्मक है, तो जैसे ब्रिटेन का संविधान हुआ, ये एकात्मक के अंतर्गत आता है। अगर संघात्मक की बात की जाएगी तो हमारा भारत कैसा है, संघात्मक संविधान के अंतर्गत हमारा भारत का संविधान आता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। तो संघात्मक संविधान के बारे में हम लगभग में हर एक चीज बता चुके हैं। अब उसी आधार पर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि
भारत के संविधान में कौन कौन सी ऐसी चीजें दिखाई देती है जिससे हम बोलते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक लक्षणों वाला है। और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करती है, और उसके बाद दोनों को मिला के हम देखेंगे कि भारत का संविधान रियल में कैसा है। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं तीसरा वाला टॉपिक, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। देखिए संघात्मक लक्षण, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो संघात्मक लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले हम बताए थे कि जो भारतीय संविधान है, पहले संघात्मक लक्षण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम संघात्मक संविधान जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि संघात्मक संविधान ऐसे संविधान को बोला जाता है जहां पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात कई सरकारें हो और सारी सरकारों के पास कुछ ना कुछ शक्तियों का बंटवारा हुआ हो, अर्थात सारी शक्तियां एक ही इंसान के पास न हो के बटी हुई हो। तो अगर ऐसा लक्षण किसी संविधान में दिखाई देता है तो उसको हम संघात्मक संविधान के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम क्या देखेंगे कि पहला लक्षण क्या है, द्वैध सरकार। द्वैध सरकार, ठीक है। द्वैध सरकार कैसे संघात्मक लक्षण हो गया? द्वैध सरकार में क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है और उसके अंतर्गत राज्य सरकारें होती हैं, ठीक, बहुत सारी राज्य सरकारें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि केंद्र भी शासन कर रहा है और राज्य सरकारें भी शासन कर रही हैं। तो दो गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकारें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास है और कुछ शक्तियां राज्य के पास है। अब देखिए यहाँ पे द्वैध सरकारों के अंतर्गत देखिए यहाँ पे इस चीज से क्या हो रहा है, इस चीज से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, यही दिख रहा है कि कुछ शक्तियां अगर केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास है, इसका मतलब क्या है कि शक्तियों का बंटवारा है, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। तो ये किस लक्षण को दिखा रहा है, तो ये संघात्मक लक्षण को दिखा रहा है। तो पहला क्या हो गया, द्वैध सरकार हो गया। उसके बाद दूसरा आएगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, देखिए हम इस चीज को बहुत पहले ही बता चुके हैं या पिछली क्लास में ही बता चुके हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा है या शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो शो करता है संविधान, उसको संघात्मक संविधान के अंतर्गत हम रखते हैं। इस चीज को हम 10 बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो शक्तियों का विभाजन, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची जो है, भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उस तीनों सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं
और इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसमें 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों का जिक्र किया गया। संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं। जब संविधान बना था उस टाइम संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे, तो 3 विषयों को इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। जो संविधान का निर्माण हुआ था, यानी संविधान जब शुरुआत में लागू हुआ था उस टाइम संविधान के संघ सूची में कितने विषय थे? तो उस टाइम 97 यानी 97 विषय थे। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप का है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। फिर बात आती है राज्य सूची की, तो इसमें पहले 66 विषय थे, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। फिर तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इसमें पहले 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि संघ सूची में जो विषय होंगे उस पे केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है, यानी संघ सूची में जो 100 विषय रखे गए हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, वहीं राज्य सूची में जो 61 विषय हैं इस पे अगर कानून बनाने की बात आएगी तो उस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य के पास है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे केंद्र सरकार भी समवर्ती सूची से रिलेटेड विषय पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी समवर्ती सूची में अगर कोई विषय है तो उस पे कानून बना सकती है। वो अलग बात है कि दोनों अगर एक ही विषय को लेके समवर्ती सूची का कोई एक विषय उठा के और राज्य और केंद्र दोनों सरकारें अगर उस पे कोई कानून बना रही हैं तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार का जो कानून है वही प्रभावी माना जाएगा। लेकिन दोनों को अधिकार है समवर्ती सूची में जितने विषय हैं कि केंद्र सरकार भी उस पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तीनों सूचियों के माध्यम से शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। तो ये किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है मेरे भाई? तो ये संविधान के संघात्मक लक्षण को ही तो प्रदर्शित कर रहा है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? शक्तियों का जो विभाजन है वो संघात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके तीसरे पे आएंगे। 2 हो गया इसमें। अब तीसरा आएगा लिखित संविधान। लिखित संविधान ये जो लिखित संविधान वाला पॉइंट है, जब हम संघात्मक संविधान पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये हमसे मिस हो गया था। इसको यहाँ पे हम ऐड कर ले रहे हैं और बता दे रहे हैं कि संघात्मक संविधान का लक्षण कैसे है कि लिखित संविधान है। तो देखिए, जहां पे एकात्मक संविधान होता है तो वहां पे कैसा स्वरूप मिलता है देखने को? जहां पे एकात्मक संविधान होता है वहां पे संविधान का विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि विकसित स्वरूप देखने का सेंस ये है कि वहां पे चीजें धीरे धीरे परंपराओं रीति रिवाजों के माध्यम से विकसित हुई रहती हैं, तो उन चीजों को लोग व्यवहारिक जीवन में अपना उपयोग करना सीख लेते हैं। तो वहां पे संविधान को लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही प्रकार के नियम सारे लोगों पे लागू होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है? संविधान एकात्मक लक्षणों वाला है। लेकिन यहाँ पे संघात्मक लक्षण जब संविधान की बात कर रहे हैं तो वो लिखित होना अनिवार्य है, क्योंकि संघात्मक अगर संविधान है तो वो लिखित होगा। क्यों लिखित होगा? इस चीज को यहाँ पे हम बता रहे हैं। लिखित इस पर्पज से होगा कि मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। ठीक है, और शक्तियों का बंटवारा हो रहा है तो एक ही परिवार में अगर अलग अलग शक्तियां अलग अलग लोगों को दे दी जाए तो वहां पे सारे लोग अपने आप को मुखिया समझेंगे, और सारे लोग जब अपने आप को मुखिया समझेंगे तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि अगर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि नहीं, एक कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, दूसरा कहेगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, तीसरा बोलेगा कि ऐसे नहीं इस चीज को ऐसे किया जाएगा, तो वहां पे विवाद की स्थिति क्या हो सकती है? उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए
अगर कोई चीज क्लियर स्पष्ट लिखी गई होगी तो वहां पे क्या होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे 3 सूचियों के माध्यम से विषय बांट दिए गए हैं कि इस विषय पे आप कानून बना सकते हैं, इस विषय पे आप कानून बना सकते हैं और इस विषय पे आप कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सूचियों के माध्यम से शक्तियों को बांटा गया है। तो अगर हम ये चीजें जो एकात्मक संविधान में होता है तो ये एक ही चीज सारे लोगों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पावर अलग अलग लोगों को दिया गया, तो व्यवहारिक चीज में हम कितना उसको याद रख पाएंगे। तो इस वजह से जो संघात्मक संविधान होता है वो लिखित संविधान होता है, क्योंकि इसका लिखना अनिवार्य होता है, अन्यथा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कोई चीजें मिस हो सकती हैं, भूल सकती हैं। इस वजह से लिखित संविधान किसका लक्षण है, संघात्मक संविधान का लक्षण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला लक्षण इसका देखेंगे कि अगला लक्षण इसका क्या है। देखिए, जब हम संघात्मक संविधान पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो वहां पे हम बताए थे कि संघात्मक संविधान में क्या होता है कि संविधान सर्वोच्च होता है, क्योंकि संघात्मक संविधान जो होता है वो लिखित होता है। और लिखित संविधान कैसा होता है, निर्मित होता है। और निर्मित संविधान, जब लिखित संविधान हम पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि लिखित संविधान में राज्य की जो व्यवस्थापिका है, जो राज व्यवस्था की प्रकृति है, राज व्यवस्था की जो प्रकृति है उसमें सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं कि एकात्मक है, संघात्मक है कि अर्ध संघात्मक है, तीनों स्वरूप देखने को राज व्यवस्था की प्रकृति के मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, संघात्मक में। तो शक्तियों का बंटवारा अगर हो रहा है मेरे भाई, तो विवाद की स्थिति भी ज्यादा कहां उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, इसी में, क्योंकि अलग अलग पावर अलग अलग लोगों के पास है, तो सारे लोग अपना अपना पावर इस्तेमाल करना चाहेंगे और सारे पावर किसी एक मुद्दे को लेके टकराएंगे तो जाहिर सी बात है कि विवाद होना तय है, विवाद होगा ही होगा। और जहां पे एकात्मक संविधान है तो वहां पे एक ही डिसीजन सारे लोगों के लिए लागू होता है, तो वहां पे विवाद की स्थिति न्यूनतम होती है। लेकिन संघात्मक संविधान की जब बात आती है तो यहाँ पे विवाद की स्थिति मैक्सिमम देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग पावर अलग अलग लोगों के पास है। इस वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और विवाद का निपटारा कौन करता है, विवाद का निपटारा कौन करता है, तो हमारी न्यायपालिका करती है। तो हम बताए थे जब संघात्मक संविधान पढ़ा रहे थे कि जब विवाद का निपटारा न्यायपालिका कर रही है तो कहीं ना कहीं संघात्मक संविधान में जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र और मजबूत होती है कार्यपालिका और विधायिका की तुलना में। तो संघात्मक संविधान का एक लक्षण ये भी हो गया कि स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका। क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो स्वतंत्र किसी विवाद की स्थिति जब आएगी उसमें न्यायपालिका डिसीजन देगी और वो किसी के दबाव में डिसीजन देगी तो पक्षपात होगा वहां पे, तो वो दिक्कत की चीजें होंगी, किसी भी देश के लिए वो बुरी चीजें मानी जाएंगी। तो इसलिए संघात्मक संविधान में जो न्यायपालिका का स्तर होता है वो मजबूत होता है एकात्मक संविधान की तुलना में और स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अब फिर हम अगला लक्षण देख रहे हैं कि अगला लक्षण संघात्मक संविधान का क्या है। देखिए, जब हम संघात्मक संविधान पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि जो संविधान का लक्षण होता है वो कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है और मिला जुला स्वरूप भी हो सकता है। क्योंकि वहां पे हम बताए थे कि संघात्मक संविधान कैसा होता है। संघात्मक संविधान को हम बताए थे कि लिखित होना अनिवार्य है। अभी हमने बताया है कि संघात्मक संविधान का लक्षण क्या है कि लिखित होना अनिवार्य है। और जब लिखित होना अनिवार्य है तो लिखित संविधान कैसा होता है, निर्मित होता है। ये ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। और जब निर्मित होता है, निर्मित का मतलब यही होता है कि बहुत सारे देशों के संविधान को और अच्छी अच्छी चीजों का अध्ययन करके और उस देश के संविधानविदों ने सारी अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठा करके और एक जगह लिखी हुई है। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि संविधान के
तीनों स्वरूप देखने को मिलते हैं कि संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है, और कठोर और लचीला का मिश्रण भी हो सकता है। तो ये तीनों लक्षण किसके हैं? संघात्मक संविधान के हैं, क्योंकि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है। और एकात्मक संविधान में हम बताए थे आपको कि वहां पे संविधान लचीला होता है, क्योंकि लोग व्यवहारिक रूप में किसी चीज को लेके चलते हैं तो ज्यादा उस चीज के प्रति वो आत्मसमर्पित नहीं देखने को मिलता है उस चीजों में। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि जो संघात्मक संविधान है उसमें कठोर एवं लचीला होता है, वो कठोर एवं लचीला होता है। हम बता चुके हैं इस चीज को, जब संघात्मक संविधान पढ़ा रहे थे उसी टाइम हम बता दिए थे, और लिखित संविधान जब पढ़ा रहे थे उस टाइम भी हम बताए थे कि लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान में संविधान के तीनों स्वरूप पाए जाते हैं, कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। कठोर और लचीला दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। तो ये संघात्मक संविधान क्या है? संघात्मक संविधान क्या है? लिखित ही तो है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है, और दोनों का मिला जुला स्वरूप भी हो सकता है। तो ये हो गया। फिर अगला लक्षण हम देखेंगे। ये सारी चीजें हम लगभग आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो इस वजह से बता रहे हैं। अब फिर देखिए, वहां पे हम बताए थे जब संघात्मक और एकात्मक पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि वहां पे विकसित संविधान का स्वरूप देखने को मिलता है। वहां पे व्यवहारिक चीज में व्यवहारिक चीजें अधिकतर देखने को मिलती है, लोग रूटीन में फॉलो करते हैं उस चीज को। तो वहां पे हम बताए थे कि वहां पे संसद सर्वोच्च होती है, लेकिन हम बताए थे कि हमारा देश भारत है, यहाँ पे क्या होता है? लिखित संविधान में हम ये बताए थे कि संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो संघात्मक संविधान का एक लक्षण ये भी हमने बताया था कि एकात्मक संविधान में संसद सर्वोच्च होती है, जबकि संघात्मक संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता। ये संघात्मक संविधान का ये भी लक्षण है। फिर अगला लक्षण हम देखेंगे, अंतिम लक्षण है कि और क्या होता है। तो देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अब देखिए, संघात्मक संविधान है। जब संघात्मक संविधान है तो क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा होगा, और शक्तियों का बंटवारा होगा तो जैसे अगर राज्य स्तर पे कोई कानून बनाने की बात आती है तो वहां पे अपना विधानमंडल उस कार्य को देखता है। अगर केंद्र लेवल पे किसी कानून को बनाने की बात आती है तो वहां पे संसद उस चीज को देखती है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे संसद में क्या आ गया? लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया, और राष्ट्रपति भी संसद के ही अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे अगर विधानमंडल में हम देखेंगे तो विधानसभा आ गई और विधान परिषद आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राज्य की अलग व्यवस्थापिका है जबकि केंद्र की अलग व्यवस्थापिका है। तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यह भी किसका लक्षण है? संघात्मक संविधान का ही लक्षण है, ठीक है। तो ये अब तक जो हमने आपको बताया ये सारे के सारे लक्षण संघात्मक संविधान के थे, ठीक है। और ये सारे लक्षण हमने पहला क्या बताया कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण में हमने पहला ये बताया कि द्वैध सरकार, ठीक है। द्वैध सरकार संघात्मक संविधान का लक्षण है। तो भारत में क्या है? द्वैध सरकारें तो देखने को मिलती है। केंद्र लेवल पे कोई और शासन कर रहा है, सरकार चला रहा है, राज्य स्तर पे कोई और सरकार चला रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि द्वैध सरकार क्या है? संघात्मक संविधान का लक्षण है, जो कि भारत के संविधान में क्या है? दिखाई दे रहा है। उसके बाद शक्तियों का विभाजन हम देखते हैं। 7वें अनुसूची के अंतर्गत हमने 3 सूचियों का जिक्र आपके यहाँ किया है अभी इसी क्लास में। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि शक्तियों का विभाजन भी हुआ है। तो शक्तियों का विभाजन ये भी हमारे भारतीय संविधान में प्रदर्शित होता है कि हाँ, शक्तियों का विभाजन। फिर तीसरा हमने बताया आपको कि लिखित संविधान। तो लिखित संविधान मेरे भाई ऑलरेडी भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। उसके बाद
हम यहाँ पे बताए कि हमारे यहाँ क्या है, विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र और मजबूत है। तो उस चीज को भी, उस चीज की झलक भी भारत के संविधान में दिख रही है। उसके बाद भारत का संविधान न तो कठोर है न तो लचीला है, ठीक है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो वो चीज भी यहाँ पे भारतीय संविधान में दिख रही है, और जो कि संघात्मक संविधान का लक्षण है। उसके बाद हम बताए हैं कि जो वो होता है संघात्मक संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि एकात्मक संविधान में संसद सर्वोच्च होती है। तो यहाँ पे हमारे भारत में कौन सर्वोच्च है, सबसे ऊपर कौन सर्वोच्च है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में या भारत देश में संविधान सर्वोच्च माना जाता है। तो ये किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था को हमने बताया, तो ये भी लक्षण भारतीय संविधान में दिखता है। तो अगर इस आधार पे हम देखेंगे, ये जो सारे लक्षण बताए हैं, तो ये सारे लक्षण भारत के संविधान में दिखते हैं। अगर इन आधार पे हम बोलेंगे तो भारत के संविधान को क्या बोलेंगे कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? संघात्मक संविधान है, अर्थात भारत का संविधान। अब हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को देखेंगे कि कौन कौन से भारतीय संविधान में ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के हम बोलते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक की तरफ झुका हुआ है। तो उन चीजों को भी हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। और जब दोनों लक्षणों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वास्तविक रूप में भारत का संविधान कैसा है। सैद्धांतिक रूप में तो भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक है। लेकिन वास्तविक रूप में कैसा है, जब हम दोनों अध्ययन कर लेंगे तब बताएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण की तरफ। एकात्मक लक्षण, ये भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। क्योंकि ये हमने पढ़ ही लिया, ये पढ़ ही लिया, संघात्मक लक्षण पढ़ ही लिया, और ये पढ़ ही लिया हमने, और ये लास्ट बचा है, इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वास्तविक रूप में देखें तो केंद्र सरकार कैसी है? ज्यादा शक्तिशाली है। अब किस बेस पे हम कह सकते हैं? तो पहला लक्षण इसका क्या हो गया? शक्तिशाली केंद्र सरकार या केंद्र। ठीक, ये कैसे हम बोल पाएंगे कि केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में? क्योंकि अगर शक्तिशाली केंद्र होगा, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण, ज्यादा झुकाव किसके तरफ होगा? केंद्र की तरफ होगा। तो वो किस लक्षण को प्रदर्शित करेगा? एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि हम जब एकात्मक संविधान पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम बता चुके हैं कि जो एकात्मक संविधान का लक्षण होता है उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण देखा जाता है। तो अगर यहाँ पे शक्तिशाली केंद्र होगा तो कैसे होगा? यानी पावर उसके पास ज्यादा होगी। तो ज्यादा पावर किस चीज को डिनोट करेगा या प्रदर्शित करेगा? तो ज्यादा पावर जो है वो दिखाएगा कि ये एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे देखिए, हम देखते क्या है कि जब हम 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जब हम 3 सूचियों का जिक्र किए हैं अभी कुछ देर पहले, तो वहां पे हम बताए थे कि जो संघ सूची है उसमें कितने विषय दिए गए हैं? 100 विषय दिए गए। तो आप देखिए कि जो संघ सूची है उसमें कितने विषय दिए गए हैं? 100 विषय दिए गए। जबकि राज्य सूची में कितने विषय दिए गए हैं? 61 विषय दिए गए। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि राज्यों की तुलना में केंद्र को कानून बनाने का जो पावर है वो केंद्र के पास क्या है? ज्यादा है।
राज्य की तुलना में केंद्र के पास जो कानून बनाने के लिए विषय है वो ज्यादा दिए गए हैं। तो इससे क्या चीज प्रदर्शित होता है, इससे मेरे भाई यही प्रदर्शित होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र मजबूत दिखा रहा है, केंद्र सरकार को मजबूत दिखा रहा है। तो ये किस चीज को, किस लक्षण को प्रदर्शित करेगा, ये तो ये लक्षण प्रदर्शित करेगा, एकात्मक संविधान के लक्षण को प्रदर्शित करेगा, जो कि हमारे भारत के संविधान में प्रदर्शित होता है। जबकि अगर राज्य सूची में 61 विषय है तो वहां पे 61 विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, जबकि यहाँ पे केंद्र को 100 विषय पे कानून बनाने का है। ठीक है, उसके बाद और कौन से पुख्ता सबूत है मेरे भाई जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि शक्तिशाली केंद्र है या केंद्र के पास पावर ज्यादा है? तो दूसरी बात ये कि जैसे हम बताए थे आपको कि समवर्ती सूची, तो हम बताए थे कि समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो समवर्ती सूची में हम ये भी आपको बताए थे कि समवर्ती सूची पे कानून बनाने का जो अधिकार है, उसमें जो भी विषय 52 विषय दिए गए हैं उस पे कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। लेकिन अगर एक ही विषय को उठा के और केंद्र भी उस पे कानून बना रही है और राज्य सरकार भी उस पे कानून बना रही है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाता है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र को ज्यादा वरीयता दी जा रही है, जो कि किस चीज का लक्षण है, एकात्मक संविधान का लक्षण है। तो यहाँ पे समवर्ती सूची की जो बात हम कर रहे हैं, इससे भी क्या हमको प्रदर्शित हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का संविधान एकात्मकता की तरफ झुक रहा है। यहाँ पे इन दोनों चीजों से यही है। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट जो भी विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। अब अवशिष्ट विषय कौन से आ गए? तो ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में है, न तो राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, अगर ऐसे कोई विषय छूट गए हैं उनको अवशिष्ट विषय में रखा जाता है। तो उन विषयों पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ पे भी किसको वरीयता दी जा रही है? यहाँ पे भी केंद्र को ही वरीयता दी जा रही है ना। तो इससे भी क्या प्रूफ हो रहा है या इससे भी क्या साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं एकात्मक लक्षण को यह भी प्रदर्शित कर रहा है। जो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र सरकार के पास दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला लक्षण हो गया शक्तिशाली केंद्र वाला। ठीक है, अब देखिए ऐसे भारत के संविधान में और कौन कौन से लक्षण हैं जो एकात्मक संविधान को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, गर्मी बहुत है, पसीना भी हो रहा है। ठीक है, देखिए एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, जब हम एकात्मक संविधान पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि एकात्मक संविधान का लक्षण होता है एकल नागरिकता। ठीक है, और संघात्मक संविधान जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि दोहरी नागरिकता संघात्मक संविधान का लक्षण होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता को लिखा गया है कि भारत का जो संविधान है उसमें एकल नागरिकता को मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, तो रियल में तो हमारा भारत का संविधान लिखा गया कि संघात्मक है, लेकिन एकल नागरिकता है भारत के अंदर। और एकल नागरिकता किस संविधान के लक्षण को प्रदर्शित करता है? तो मेरे भाई हम जानते हैं कि एकल नागरिकता जो है वो एकात्मक संविधान के लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो जो करता है, तो इस वजह से एकल नागरिकता जो भारत के हमारे संविधान में है, ये संविधान के एकात्मक लक्षण को ही प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लक्षण किसके हो गए? संविधान के एकात्मक लक्षण के। उसके बाद अगला देखेंगे हम। देखिए, इसके बाद तीसरा आता है एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली,
एकीकृत न्याय प्रणाली ये भी किस संविधान का लक्षण है? एकात्मक संविधान का लक्षण है। तो भारत के संविधान में देखा जाए तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। उसकी मतलब वो जो भी निर्णय देगा वो सारे लोगों को मानना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। और संविधान को व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक ही तो सर्वोच्च न्यायालय है ना। तो जब एक ही सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के लिए है तो ये किस संविधान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। अन्यथा अगर संघात्मक को प्रदर्शित करता तो हर राज्य में एक एक सुप्रीम कोर्ट होते, एक एक सर्वोच्च न्यायालय होता, ठीक है। अब सबका अपना अपना सर्वोच्च न्यायालय होता, लेकिन यहाँ पे पूरे भारत के लिए क्या है? एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? तो एकीकृत न्याय प्रणाली को दिखा रहा है, जो कि एकात्मक संविधान का लक्षण है, ठीक है। उसके बाद अगला लक्षण पढ़ेंगे हम। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली देखिए, जो एकीकृत न्याय प्रणाली है यह भी संविधान के एकात्मक लक्षण को ही प्रदर्शित करती है। कैसे? भारत में जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, तो वो एक ही है भारत का निर्वाचन आयोग। उसी के अंडर में राज्य निर्वाचन आयोग काम करता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? एकीकृत निर्वाचन प्रणाली में आप देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग, उसी के अंडर में कौन कार्य करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पूरे निर्वाचन पे किसका अधिकार प्रदर्शित हो रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार प्रदर्शित हो रहा है। यानी एक ही निर्वाचन आयोग का पूरे निर्वाचनों पे अधिकार यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी किसका लक्षण है? तो एकात्मक संविधान का लक्षण है। तो भारत में भी क्या है मेरे भाई? भारत में भी तो एक ही क्या है? निर्वाचन आयोग है ना। और उसी के अंडर में जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसके अंडर में राज्य निर्वाचन आयोग काम करते हैं, जितने भी राज्य के अलग अलग निर्वाचन आयोग हैं। तो ये किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। तो ये एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब अगला लक्षण हम देखेंगे कि अगला लक्षण कौन सा है। ये सारी चीजें आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्लास में और सारी चीजें नोट करते रहिएगा, क्योंकि आज देख रहे हैं तो चीजें अगर समझ में आ रही है तो याद रहेगा, फिर ये धीरे धीरे भूल जाएगा, फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपका कितनी बार भी वीडियो देख लें उसका कोई मतलब नहीं समझ में आएगा। तो आप एक नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी अगला लक्षण जो है वो हम देखने जा रहे हैं, क्या? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपात की व्याख्या की गई है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपात का जिक्र भारतीय संविधान में किया गया। आर्टिकल 352, 356 और 360।
ये तीन प्रकार के, एक राष्ट्रीय आपात है, एक राज्य या राष्ट्रपति शासन है, और एक वित्तीय आपात है। तो आपातकाल में क्या होता है हमारे भारत में कि अगर आपातकाल हो गया, कोई मान लीजिए कि कोई देश भारत में आक्रमण कर दिया, तो वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा, ठीक है। वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 लागू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है, ठीक है। वही जो डिसीजन लेना होगा लेगा, ठीक है। तो ये अगर सारी शक्तियां आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं, ये कब होता है? आपातकाल के दौरान होता है। जब सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी, यानी कि आपातकाल में शक्तियों का केंद्रीकरण हो जा रहा है, तो शक्तियों का केंद्रीकरण किस संविधान का लक्षण है? तो एकात्मक संविधान का लक्षण है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि आपातकालीन उपबंध भी जो है वो भी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? तो एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला लक्षण देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला लक्षण। तो अगला लक्षण इसका है अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसके अंतर्गत किसको रखा गया है? आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएफएस हुआ, इन तीनों को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, तो इनकी जो नियुक्ति और नियंत्रण इनका होता है वो किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। लेकिन ये शासन यानी अपना कार्य कहां पे करते हैं? तो ये केंद्र राज्य दोनों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई आईएएस हुआ, जिले में डीएम बन के आया है, तो जिले को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। तो जब जिले को नियंत्रित कर रहा है तो जिला किसके अंतर्गत आ रहा है? राज्य के अंतर्गत। तो वो कार्य किसके लिए कर रहा है? राज्य के अंतर्गत कर रहा है, ठीक है। तो ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जो भी लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कार्य केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं। लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है और इनके ऊपर जो नियंत्रण होता है, वो दोनों कार्य कौन देखता है? तो वो केंद्र सरकार देखती है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के पास अधिकार है इनको नियुक्त करने का और इनको नियंत्रित करने का। तो इस चीज से क्या क्लियरिटी मिल रही है कि केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण को, ये वाला पॉइंट भी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला लक्षण इसका कौन सा है। देखिए, अगला लक्षण है एकात्मक का राज्यपाल। राज्यपाल कार्य किसके लिए करता है? राज्य के लिए कार्य करता है, ठीक है। केंद्र का प्रतिनिधि बन के राज्य के लिए कार्य करता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे भी पावर हम क्या देख रहे हैं कि ये भले राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण किसका है? केंद्र का है, ठीक है। तो ये भी जो राज्यपाल साहब भी हुए, ये भी किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद अगला लक्षण हम देखेंगे कि कौन सा है, जिससे प्रूफ हो रहा है कि हमारा भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, राज्य अनस्वर नहीं है, अनस्वर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या समझे आप लोग? देखिए, राज्य अनस्वर नहीं है, ठीक है। अनस्वर मतलब क्या होता है कि जो नाश योग्य ना हो या जिसका नाश न किया जा सके, उसको हम अनस्वर बोलते हैं। तो अनस्वर नहीं है मतलब ये कैसा है? राज्य क्या है? नश्वर है। नश्वर मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार जब भी चाहे
तो साधारण बहुमत के आधार पे, साधारण बहुमत मतलब आधे से एक वोट अधिक, वहां पे क्या हो जाएगा, उस टाइप का जो बहुमत होगा वो साधारण बहुमत आ जाएगा। बहुमत भी हम पढ़ेंगे, स्पेशल बहुमत, साधारण बहुमत, बहुत मतलब इन सबको भी हम पढ़ेंगे आगे कक्षाओं में। तो राज्य अनस्वर नहीं है। क्यों अनस्वर नहीं है, अर्थात राज्य नस्वर है, क्योंकि केंद्र जब चाहेगी तो साधारण बहुमत के द्वारा राज्य के नाम और सीमा को परिवर्तित कर सकती है। तो यहाँ पे राज्य के नाम को परिवर्तित करने का और राज्य के सीमा को भी परिवर्तित करने का अधिकार किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, केंद्र सरकार संसद के माध्यम से करती है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि केंद्र को पावर यहाँ पे भी ज्यादा है, और केंद्र को पावर ज्यादा है यानी केंद्रीकरण की व्यवस्था को ये दिखा रहा है, ये सेंटेंस दिखा रहा है। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि केंद्रीकरण किसका लक्षण है, तो एकात्मक लक्षण है। ठीक है, तो ये हो गए भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखते हैं कि इन दोनों के बेस पे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे। तो देखिए, हम यहाँ पे पढ़े कि भारत का संविधान कैसा है, तो वहां पे हम आपको बताएं और आप भी फिर बताएंगे। महत्वपूर्ण कथन भी पढ़ लिए, परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, सबसे पुराना संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, फिर भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों को भी हमने पढ़ा कि द्वैध सरकार, शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, लचीला संविधान, कठोर संविधान, ये सारे लक्षण किसको प्रदर्शित करते हैं, संघात्मक संविधान को, जो कि भारत के संविधान में लक्षण ऑलरेडी हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को पढ़े हैं, तो उसमें हम बताए कि केंद्र सरकार 100 विषय होते हैं, ज्यादा मजबूत शक्तिशाली केंद्र को बनाया गया है। फिर एकल नागरिकता, जो कि एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। एकीकृत न्याय प्रणाली है, जैसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च और पूरे भारत के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये भी एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। फिर हमने ये भी बताया एकीकृत न्याय निर्वाचन प्रणाली, उसमें हमने ये बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सारे निर्वाचन आयोग काम करते हैं, जैसे राज्य का निर्वाचन आयोग हुआ। उसके बाद हम बताएं कि आपातकालीन प्रावधान है, तो आपातकालीन प्रावधान में सारी शक्तियां केंद्र को चली जाती है, तो वो भी एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। फिर हमने अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत भी जिक्र किया कि इनकी नियुक्ति और नियंत्रण का कार्य केंद्र सरकार देखती है, जबकि ये कार्य केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं, तो वहां पे भी केंद्र को वरीयता दी जा रही है। तो ये भी किसका लक्षण है, तो एकात्मक संविधान का ही लक्षण है। फिर राज्यपाल के बारे में भी हमने बात की, और अभी बात किया हमने कि राज्य अनस्वर नहीं है, अर्थात राज्य के सीमाओं और नामों को परिवर्तित करने का जो अधिकार है वो संसद के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है, अर्थात यहाँ पे भी केंद्र को मजबूत दिखाया गया। तो ये सारे लक्षण भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे तो सैद्धांतिक रूप में भारतीय संविधान में लिख दिया गया है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है, लेकिन रियल मायने में हम देखें तो भारत के संविधान के हमने संघात्मक लक्षण को भी देखा है और भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को भी देखा है, तो दोनों लक्षणों को हमने देखा है। ठीक है, तो ये इससे चीजें क्या क्लियर हो के आ रही हैं कि भारत का संविधान सैद्धांतिक रूप में तो संघात्मक है, लेकिन वास्तविक रूप में भारत का जो संविधान है मेरे दोस्त वो कैसा है, संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला स्वरूप दिखाई दे रहा है भारतीय संविधान में। तो वास्तविक रूप में भारत का संविधान कैसा है, मिला जुला स्वरूप है, अर्थात अर्ध संघात्मक हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसी से रिगार्डिंग हमने कुछ वाक्यों की बात की थी, कुछ वक्तव्यों की बात की थी, जैसे केसी वियर साहब ने कहा था कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। फिर जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने बोला था कि भारत का संविधान सहकारी संघवाद है, और फिर जेनिंग्स ने बोला था कि केंद्रीकरण के साथ साथ संघ है। तो इन सारी चीजों पे हमने चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है और मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।